साथियों, आपके अपने चैनल शैतान के माले में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आइए हम आज सुनते हैं गांधी जी के द्वारा शक्ति के प्रयोग से 5वां अध्याय, जो कि भाग 1 से 5वां अध्याय है हाई स्कूल में। मैं ऊपर लिख चुका हूँ कि ब्याह के समय मैं हाई स्कूल में पढ़ता था। उस समय हम तीनों भाई एक ही स्कूल में पढ़ते थे। जेठे भाई ऊपर के दर्जे में थे और जिन भाई के ब्याह के साथ मेरा ब्याह हुआ था वे मुझसे एक दर्जा आगे थे। ब्याह का परिणाम यह हुआ कि हम दो भाइयों का 1 वर्ष बेकार गया। मेरे भाई के लिए तो परिणाम इससे भी बुरा रहा। ब्याह के बाद वे स्कूल में पढ़ ही न सके। कितने नौजवानों को ऐसे अनिष्ट परिणाम का सामना करना पड़ता होगा, भगवान ही जाने। विद्याभ्यास और विवाह दोनों एक साथ तो हिंदू समाज में ही चल सकते हैं। मेरी पढ़ाई चलती रही। हाई स्कूल में मेरी गिनती मंदबुद्धि विद्यार्थियों में नहीं थी। शिक्षकों का प्रेम मैं हमेशा ही पा सका था। हर साल माता पिता के नाम स्कूल से विद्यार्थी की पढ़ाई और उसके आचरण के संबंध में प्रमाण पत्र भेजे जाते थे। उसमें मेरे आचरण या अभ्यास के खराब होने की टीका कभी नहीं हुई। दूसरी कक्षा के बाद मुझे इनाम भी मिले और 5वीं तथा 6ठी कक्षा में क्रमशः प्रतिमास 4 और 10 रुपए की छात्रवृत्ति भी मिली थी। इसमें मेरी होशियारी की अपेक्षा भाग्य का अंश अधिक था। ये छात्रवृत्तियाँ सब विद्यार्थियों के लिए नहीं थीं, बल्कि सोरठ वासियों में से सर्वप्रथम आने वालों के लिए थीं। इस 50 विद्यार्थियों की कक्षा में उस समय सोरठ प्रदेश के विद्यार्थी कितने ही हो सकते थे। मेरा अपना ख्याल है कि मुझे अपनी होशियारी का कोई गर्व नहीं था। पुरस्कार या छात्रवृत्ति मिलने पर मुझे आश्चर्य होता था, पर अपने आचरण के विषय में मैं बहुत सजग था। आचरण में दोष आने पर मुझे रुलाई आ जाती थी। मेरे हाथों कोई भी ऐसा काम बने जिससे शिक्षकों को मुझे डांटना पड़े अथवा शिक्षकों का वैसा ख्याल बने तो वह मेरे लिए असहाय हो जाता था। मुझे याद है कि एक बार मुझे मार खानी पड़ी थी। मार का दुख नहीं था, पर मैं दंड का पात्र माना गया, इसका मुझे बड़ा दुख रहा। मैं खूब रोया। यह प्रसंग पहली या दूसरी कक्षा का है। दूसरा यह प्रसंग 7वीं कक्षा का है। उस समय दोराब जी, ऐदल जी गीमी हेडमास्टर थे। वे विद्यार्थी प्रेमी थे, क्योंकि वे नियमों का पालन करवाते, व्यवस्थित रीति से काम करते और लेते और अच्छी तरह पढ़ाते थे। उन्होंने उच्च कक्षा के विद्यार्थियों के लिए कसरत, क्रिकेट अनिवार्य कर दिए थे। मुझे इनसे अरुचि थी। इनके अनिवार्य बनने से पहले मैं कभी कसरत, क्रिकेट या फुटबॉल में गया ही न था। ना जाने मेरा शर्मीला स्वभाव ही एकमात्र कारण था। अब मैं देखता हूँ कि वह मेरी अरुचि मेरी भूल थी। उस समय मेरा यह गलत ख्याल बना हुआ था कि शिक्षा के साथ कसरत का कोई संबंध नहीं है। बाद में मैं समझा कि विद्याभ्यास में व्यायाम का अर्थात शारीरिक शिक्षा का मानसिक शिक्षा के समान ही स्थान होना चाहिए। फिर भी मुझे कहना चाहिए कि कसरत में न जाने से मुझे नुकसान ही हुआ। उसका कारण यह रहा कि मैंने पुस्तकों में खुली हवा में घूमने जाने की सलाह पढ़ी थी और वह मुझे रुचि थी के कारण हाई स्कूल की उच्च कक्षा से ही मुझे हवाखोरी की आदत पड़ गई थी। वह अंत तक बनी रही। टहलना भी व्यायाम तो है ही, इससे मेरा शरीर अपेक्षाकृत सुगठित बना। अरुचि का दूसरा कारण था पिताजी की सेवा करने की तीव्र इच्छा। स्कूल की छुट्टी होते ही मैं सीधा घर पहुंचता और सेवा में लग जाता। जब कसरत अनिवार्य हुई तो इस सेवा में बाधा पड़ी। मैंने विनती की कि पिताजी की सेवा के लिए मुझे कसरत से छुट्टी दी जाए, पर गीमी साहब छुट्टी क्यों देने लगे। एक शनिवार के दिन सुबह का स्कूल था। शाम को 4 बजे कसरत के लिए जाना था। मेरे पास घड़ी नहीं थी। आसमान बादलों से घिरा था, इसलिए समय का कोई अंदाजा नहीं था। मैं बादलों से धोखा खा गया। जब कसरत के लिए पहुंचा तो सब जा चुके थे। दूसरे दिन गीमी साहब ने हाजिरी देखी तो मैं गैर हाजिर पाया गया। मुझसे कारण पूछा गया। मैंने सही कारण बता दिया। उन्होंने उसे सच नहीं माना और मुझ पर 1 या 2 आने
ठीक रकम का स्मरण नहीं है का जुर्माना किया। मैं झूठा ठहरा, मुझे बहुत दुख हुआ। कैसे सिद्ध करूं कि मैं झूठा नहीं हूं? कोई उपाय न रहा। मन महसूस कर रह गया। रोया, समझा कि सच बोलने वाले और सच्चा काम करने वाले को गाफिल भी नहीं रहना चाहिए। अपनी पढ़ाई के समय में इस तरह की मेरी यह पहली और आखिरी गफलत। मुझे धुंधली सी याद है कि आखिर मैं वह जुर्माना माफ़ करा सका था। मैंने कसरत से तो मुक्ति कर ही ली। पिताजी ने हेडमास्टर को पत्र लिखा कि स्कूल के समय के बाद वे मेरी उपस्थिति का उपयोग अपनी सेवा के लिए करना चाहते हैं। इस कारण मुझे मुक्ति मिल गई थी। व्यायाम के बदले मैंने टहलने का सिलसिला रखा, इसलिए शरीर को व्यायाम न देने की गलती के लिए तो शायद मुझे सज़ा नहीं भोगनी पड़ी। एक गलती की सज़ा मैं आज तक भोग रहा हूँ। मैं यही जानता कि पढ़ाई में सुंदर लेखन आवश्यक नहीं है। यह गलत ख्याल मुझे कैसे हो गया था, पर ठेठ विलायत जाने तक यह बना रहा। बाद में और खास करके दक्षिण अफ्रीका में, जब मैंने वकीलों के तथा दक्षिण अफ्रीका में जन्मे और पढ़े लिखे नवयुवकों के मोती के दानों जैसे अक्षर देखे तो मैं शर्माया और पछताया। मैंने अनुभव किया कि खराब अक्षर अधूरी शिक्षा की निशानी मानी जानी चाहिए। बाद में मैंने अक्षर सुधारने का प्रयत्न किया, पर पके घड़े पर कहीं गला जुड़ता है। जवानी में मैंने जिसकी उपेक्षा की उसे मैं आज तक नहीं कर सका। हर एक नवयुवक और नवयुवती मेरे उदाहरण से सबक लें और समझें कि अच्छे अक्षर विद्या का आवश्यक अंग हैं। अच्छे अक्षर सीखने के लिए चित्रकला आवश्यक है। मेरी तो यह राय बनी है कि बालकों को चित्रकला पहले सिखानी चाहिए। जिस तरह पक्षियों, वस्तुओं आदि को देखकर बालक उन्हें याद रखता है और आसानी से उन्हें पहचानता है, उसी तरह अक्षर पहचानना सीखे। और जब चित्रकला सीखकर चित्र आदि बनाने लगे, तभी अक्षर लिखना सीखे तो उसके अक्षर छपे अक्षरों के समान सुंदर होंगे। इस समय के विद्याभ्यास के दूसरे 2 संस्मरण उल्लेखनीय हैं। ब्याह के कारण जो 1 साल नष्ट हुआ था, उसे बचा लेने की बात दूसरी कक्षा के शिक्षक ने मेरे सामने रखी थी। उन दिनों परिश्रमी विद्यार्थी को इसके लिए अनुमति, इस कारण तीसरी कक्षा में मैंने 6 महीने रहा और गर्मी की छुट्टियों से पहले होने वाली परीक्षा के बाद मुझे चौथी कक्षा में बैठाया गया। इस कक्षा से थोड़ी पढ़ाई अंग्रेजी माध्यम से होने लगी। मेरी समझ में कुछ ना आता था। भूमित भी चौथी कक्षा से शुरू होती थी। मैं उसमें पिछड़ा हुआ था ही, इस पर मैं उसे बिल्कुल समझ नहीं पाता था। भूमित शिक्षक अच्छी तरह समझकर पढ़ाते थे, पर मैं कुछ समझ ही न सकता था। मैं अक्सर निराश हो जाता। कभी कभी यह भी सोचता कि 1 साल में 2 कक्षाएं करने का विचार छोड़कर मैं तीसरी कक्षा में लौट जाऊं, पर ऐसा करने में मेरी लाज जाती और जिन शिक्षक ने मेरी लगन पर भरोसा करके मुझे चढ़ाने की सिफारिश की थी, उनकी भी लाज जाती। इस भय से नीचे जाने का विचार तो छोड़ ही दिया। जब प्रयत्न करते करते मैं यूक्लिड के 13वें प्रमेय तक पहुंचा तो अचानक मुझे बोध हुआ कि भूमित जो सरल से सरल विषय है, जिसमें केवल बुद्धि का सीधा और सरल प्रयोग ही करना है, उसमें कठिनाई क्या। उसके बाद तो भूमित मेरे लिए सदा ही एक सरल और सरस विषय बना रहा। भूमित की अपेक्षा संस्कृत ने मुझे अधिक परेशान किया। भूमित में रटने की कोई बात ही नहीं, जबकि मेरी दृष्टि में संस्कृत में तो सब रटना ही होता था। यह विषय भी चौथी कक्षा से शुरू हुआ था। छठी कक्षा में मैं हारा। संस्कृत शिक्षक बहुत कड़े मिजाज के थे। विद्यार्थियों को अधिक सिखाने का लोभ रखते थे। संस्कृत वर्ग और फारसी वर्ग के बीच एक प्रकार की होड़ रहती थी। फारसी सिखाने वाले मौलवी नरम मिजाज के थे। विद्यार्थी आपस में बात करते कि फारसी तो बहुत आसान है और फारसी शिक्षक
बहुत भले हैं। विद्यार्थी जितना काम करते हैं उससे उतने से वे संतोष कर लेते हैं। मैं भी आसान होने की बात सुनकर ललचाया और एक दिन फारसी के वर्ग में जाकर बैठ। संस्कृत शिक्षक को दुख हुआ। उन्होंने मुझे बुलाया और कहा, यह तो समझ कि तू किनका लड़का है। क्या तू अपने धर्म की भाषा नहीं सीखेगा? तुझे जो कठिनाई हो तो मुझे बता। मैं तो सब विद्यार्थियों को बढ़िया संस्कृत सिखाना चाहता हूँ। आगे चलकर उसमें मिलेंगे। रस के मुझे यूँ हारना नहीं चाहिए। तू फिर से मेरे वर्ग में बैठ। मैं शर्माया, शिक्षक के प्रेम की अवगणना न कर सका। आज मेरी आत्मा कृष्ण शंकर मास्टर का उपकार मानती है, क्योंकि जितनी संस्कृत मैं उस समय सीख शास्त्रों उतनी मैं न सीखा न रस ले सकता हूँ तो आज संसना न ले पाता। मुझे तो इस बात का पश्चाताप होता है कि मैं न अधिक संस्कृत, क्योंकि बाद में मैं समझा कि किसी भी हिंदू बालक को संस्कृत का अच्छा अभ्यास किए बिना अब तो मैं ना यह मानता हूँ कि भारतवर्ष की उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम में मातृभाषा के अतिरिक्त राष्ट्रभाषा हिंदी, संस्कृत, फारसी, अरबी और अंग्रेजी का स्थान होना चाहिए। भाषाओं की गणना नहीं चाहिए से किसी भाषा पद्धति पूर्वक सिखाई जाए और सब विषयों को अंग्रेजी के माध्यम से सीखने सोचने का बोझ हम पर ना हो, तो ऊपर की भाषाएं सीखना सिर्फ बोझ रूप न होकर बल्कि उसमें बहुत ही आनंद आएगा और का ज्ञान सुलभ हो जाता है। एक भाषा में शास्त्र हिंदी गुजराती सीख लेता है, एक उसके भाषा मानी की तरह फारसी और अरबी एक मानी जाए। यद्यपि फारसी संस्कृत से मिलती जुलती है और अरबी का हिब्रू से मेल है, फिर भी दोनों का विकास इस्लाम के, इसीलिए दोनों के प्रकट होने का संबंध है। उर्दू को मैंने अलग भाषा नहीं माना है, क्योंकि उसके व्याकरण का समावेश हिंदी में हो जाता है। उसके शब्द तो फारसी और अरबी ही हैं ऊंचे दर्जे की। उर्दू जानने वाले के लिए अरबी और फारसी का ज्ञान जरूरी है, जैसे उच्च प्रकार की गुजराती, हिंदी, बांग्ला, मराठी जानने वाले के लिए संस्कृत जानना आवश्यक है। प्यारे दोस्तों, ये था गांधी जी के द्वारा वर्णित 5वां अध्याय हाई स्कूल में, जिसे हमने आपके सम्मुख अपने स्वर में संपादित किया। आप इसे संपूर्ण सुने और पिछले जो भी अध्याय कहे गए हैं वे सब भी आप सुने समझें और उनसे कुछ शिक्षाएं ग्रहण करें, अपने जीवन को सुसंस्कृत और उन्नत बनाएं। मैं इसी कामना के साथ आपको अंत तक वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूं।